को आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, हाल ही के अंदर यूरोप में आई बाढ़ सुर्खियों में है, जिसे विभिन्न न्यूज़पेपर, जितने भी अखबार हैं इस समय के, उन सबके द्वारा इसे कवर किया गया है। अलग अलग डेथ काउंट्स दिए हैं, लेकिन इतना तय है कि 150 से लेकर 200 के बीच में यूरोप में जर्मनी नामक पर्टिकुलर देश में बाढ़ से लोगों की जान गई है। ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ आई है, तो आप इसे यूरोप के इस मैप से समझ सकते हैं। और अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो आपको यह समझ में आएगा कि जब हम बात करते हैं मैप के माध्यम से, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है नॉर्थ सी के साथ में जुड़े हुए देश। साथियों, ये यूरोप का मैप है और नॉर्थ सी के दक्षिण में आपको बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड नामक देश दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो बाढ़ की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, उसमें जर्मनी और बेल्जियम का नाम आ रहा है। वास्तविकता में स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों से निकल करके नॉर्थ सी में जाने वाली जो नदी है, जिसका नाम है राइन रिवर, उस राइन रिवर का जो बेसिन है, जहां से राइन रिवर पानी एकत्रित करती है, उस क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई है। तो साथियों, भीषण बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन सी रिवर है, तो आंसर है राइन रिवर जो है वो इस भीषण बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इस राइन रिवर से संबंधित। आपको लोकेशन दिखाते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि ये आल्प्स पर्वत से निकल करके नॉर्थ सी तक जाने वाली इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई है। साथियों, इस भीषण बाढ़ के पीछे वैज्ञानिकों का क्या मत है, तो ये कहा गया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, ये जो आप धुंधला सा कलर देख रहे हैं, यहां पर एक लो दाब का क्षेत्र बना, निम्न दाब का क्षेत्र बना और यहां पर तूफान क्रिएट हुआ, जिसे जर्मन भाषा में बर्न्ट कहा जाता है। बर्न्ट का मतलब है कि एक ऐसा भालू जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक हो, ऐसी स्थिति यहां पर क्रिएट हुई। और विशेष रूप से अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर राइन नदी के क्षेत्र में ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जर्मनी के अंदर, और लगभग जैसे हमारे यहां पर सुनने को मिलता है कि बादल फट पड़े, वैसी परिस्थितियां यहां क्रिएट हुई। जर्मनी ने कभी ऐसी बाढ़ की कल्पना नहीं की थी जैसी बाढ़ यहां पर सदियों में दिखाई पड़ी है। आप इस बाढ़ की कुछ तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं और कुछ वीडियोस के माध्यम से हम आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर व्यवस्थित बहुत से शहरों में जहां पर कभी किसी प्रकार का पानी नहीं था, वहां पर समुद्र से या नदियों से निकल करके आई हुई नावें तैरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पर आप देखते हैं तो पूरे की पूरे शहर, गांव के गांव बहते हुए आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। पर्वतों के मतलब जो डैम बने हुए हैं जर्मनी के अंदर, वो डैम टूट गए हैं और यहां से आप देख रहे हैं कि ये घर तैर करके जा रहा है। आप तैरता हुआ घर यहां पर नोटिस कर सकते हैं, पूरा पूरा घर जो है वो इसके साथ साथ तैरता हुआ जा रहा है। साथियों, असल में ये राइन निवर का बहाव क्षेत्र है जहां पर ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। राइन निवर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें इस भीषण बाढ़ में आप इसे देखें कि पुल के नजदीक से बहकर जाती हुई ये कार, ये इतना भीषण आया हुआ पानी जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इससे आप इस विषय की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे मजेदार और जो महत्वपूर्ण रूप से जानने की बात है कि ये जो घटना आप यहां देख रहे हैं, जर्मनी ने इस प्रकार की घटनाएं पहले बहुत साल पहले यानी 100 साल के आसपास पहले ऐसी घटनाएं देखी होंगी, और इसके पीछे कारण अभी तक भी किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं है। कारण के रूप में वैज्ञानिकों का मत है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां जर्मनी में पैदा हुई हैं। आप इन्हें इस प्रकार से देख सकते हैं, नदियों के अंदर भीषण बहाव है। और साथ में ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप इस प्रकार से भी नोटिस करें कि यह घटना एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रही है। वैज्ञानिकों का मत है कि यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बना और निम्न दाब के क्षेत्र के कारण जेट स्ट्रीम जो करके जाती है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, उसने अपनी दिशा बदल दी और उस कारण से उसने वो दिशा बदल करके जो बारिश का क्षेत्र है वो इसी की दिशा में मोड़ दिया, जिसके कारण यहां पर इतनी भयानक बाढ़ देखने को मिली है। बहुत से लोग, हजारों की संख्या में लोग यहां पर लापता हैं, जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। गाड़ियां मलबों में दब चुकी हैं, गाड़ियों को खोज खोज कर निकालना पड़ रहा है, किसी के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। आप जरा इन तस्वीरों से इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं। तो इस बारे में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस घटना के पीछे
क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कारण है। और इन दिनों वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि पर्यावरण में जो परिवर्तन इन दिनों नोटिस हुए हैं, चाहे वो फिर इंडियन कॉन्टिनेंट में आया हुआ ताउते तूफान हो या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आया हुआ वर्तमान में ये जो लो स्टॉर्म है जिसे बर्न्ट नाम दिया गया है, इस ऐसा हो जिसकी वजह से रोड कनेक्टिविटी कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है, मेजर सिटीज पूरी तरह पानी से भर चुकी हैं, पावर लाइंस बंद हो चुकी हैं, डैम टूट चुके हैं, ट्रेन सर्विसेज कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, घर बह बहकर जा रहे हैं। शहरों में इस प्रकार का गार्बेज सब तरह से पूरी तरह से भर गया है। शहरों में आप देख सकते हैं प्लास्टिक की इस प्रकार की बोतलें, तैरती हुई ट्रेन्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रही होंगी, बने हुए तब्दील हुए खंडर मकान, गाड़ियों पर चढ़ी हुई गाड़ियां, ये सब आपको नजारे दिखा रही हैं। यहां का जो पर्टिकुलर क्षेत्र आप इसे देखें तो आपको एहसास होगा कि ये एक पूरा मतलब खुशहाल शहर आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि खेत घर सब है, लेकिन जब आप इसकी परिस्थितियां देखते हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह यहां तो सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है, दब चुका है और इसे सिंक होल नाम दिया गया है। ऐसी परिस्थितियां यहां पर क्रिएट हो गई हैं कि लग रहा है यहां से जमीन ही बैठ गई और इस पूरे क्षेत्र के अंदर पानी भर गया। साथियों, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ऐसी घटनाएं जिन कारणों से जन्म लेती हैं उन्हें हम क्लाइमेट चेंज के प्रति जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वर्तमान में मतलब जो बर्फ का पिघलना है, समुद्र लेवल का बढ़ते चले जाना है, हीट वेव्स का चलना है, ये वो प्रमुख कारण है जिनकी वजह से तूफान इन दिनों बढ़ रहे हैं और इनकी वजह से तबाही मच रही है। साथियों, अगर हम इन बातों को समझें तो आपको यहां से कुछ और उदाहरण भी समझने में कामयाब होंगे। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कनाडा, जिसका औसत तापमान 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहां पर भी इसी प्रकार से जेट स्ट्रीम के कारण हाई प्रेशर जोन बना और एयर के इस हाई प्रेशर कंडीशन में जो हवाएं चल रही हैं उनके कारण से कनाडा हीट डोम में कन्वर्ट हो गया। औसत तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कनाडा के लोगों को पानी की बौछार करके, स्विमिंग पूल्स को ओपन करके, एसी वाली जगह ओपन करके लोगों को स्थापित करना पड़ा। इतनी जबरदस्त गर्मी इस साल वहां नोटिस की गई। ये बदलती हुई एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं, ये हमें कहीं ना कहीं चेतावनी दे रही हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें पर्यावरण के पक्ष में विचार करना होगा। और पर्यावरण के पक्ष में आप देखिए, ताउते तूफान का इंडिया में आना यह भी कोई अचरज मतलब कोई कॉमन बात नहीं है। इसी प्रकार से न्यू साउथ वेल्स यूके के अंदर मार्च में आई हुई बाढ़, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि प्रकृति में इस समय एकदम एक्सप्लेनेशन से बाहर हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि ये जो वर्तमान में आई हुई लाइन है जिसकी वजह से बारिश यहां पर हुई है, ये जो मिड लैटिट्यूड सेल है, इसकी दिशा परिवर्तित होने से, निम्न दाब का क्षेत्र बनने से, जेट स्ट्रीम की दिशा परिवर्तित होने से ऐसा नजारा देखने को मिला है। तो क्लाइमेटिक परिस्थितियां एक ऐसी विकट परिस्थिति ले सकती हैं, यह आपके सामने विशेष रूप से एक चिंता का विषय है। साथियों, यदि यह देखा जाए कि यूरोप में अब तक की सबसे ज्यादा भीषण बाढ़ कब आई हैं, तो आपके सामने यहां पर कुछ फैक्ट एंड फिगर्स साझा किए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि पूरे मेजर यूरोप में आई हुई 100 साल की भीषण तबाहियों में यह एक अपने आप में तबाही कंसीडर की जाएगी। यहां पर हमने आपसे साझा किया है 1953 से 2018 के आंकड़े हमारे पास हैं, विभिन्न बाढ़ जो क्षेत्र यूरोप में बने हैं। तो साथियों, हमें जो सबसे महत्वपूर्ण यहां से मेजर टेक अवे निकल रहा है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के अभाव के चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पनपना, जिनमें से कोरोना का भी उसी में शामिल होना, इसके साथ साथ वर्तमान में बदलती हुई क्लाइमेटिक परिस्थितियां जिसकी वजह से साइक्लोन्स का आना, तूफान का इस तरह से आना, बहुत अति भीषण गर्मी का पड़ना, अति भीषण बारिश का आना, बेमौसम बारिश का आना, ये कहीं ना कहीं हमें इस बात की तरफ समझाता है कि जितना जल्दी हो सके हम सभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। और भारत जैसा अपना एक्सट्रीम गोल लेके चल रहा है कि हम 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 30% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे, 450 गीगावाट का लक्ष्य पैदा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यूरोप ने भी टारगेट में एक परिवर्तन किया है और वो ये है कि वो भी नेट न्यूट्रलिटी जो
2050 में सोचते थे उसे 2035 तक 50% तक लाने का प्रयास करेंगे। ये निश्चित ही कारगर होंगे और भविष्य में अगर हम अपने जीवन में जो अर्थ का टेम्परेचर है इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्रियल एरा से केवल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाने तक रख पाए तो शायद हम सुरक्षित रहें। यदि इंडस्ट्रियल एरा से वर्ष 2100 तक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर वृद्धि हो गई तो संभव है कि दुनिया के बहुत सारे शहर अपने तटवर्ती इलाकों को जलमग्न होता देखेंगे। इसी प्रकार के नजारे पूरी दुनिया को देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरी तरह से आप ये मानसून का सीजन चल रहा है, हो सके पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी प्रयास आप कर सकते हो, पेड़ पौधे लगाएं और जितना हो सके लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।